सोचो सर जी भूल जी बोलूं कैसे कहते हैं? संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं बता फटाफट। किसे कहते हैं संयुक्त क्रिया? कल ही तो पढ़ के आए हैं संयुक्त क्रिया। ऐसे एक दिन में भूल जाते हो तो कैसे क्या पार कैसे पड़ेगी? हैं? रोड़ की दौड़ क्यों हो जाता है? रोड़ की दौड़ हो जाता है। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं अभी कौन बताएगा? किसे कहते हैं संयुक्त क्रिया? लड़कों में कौन बताएगा? है मोनिका बता दे फटाफट, बता शाबाश। हाँ बैठ। जब दो या दो से अधिक क्रिया शब्दों का प्रयोग किसी एक ही काम को करने के लिए किया जाए तो वहां पे क्रिया का रूप कौन सा होता है? संयुक्त क्रिया होता है। पढ़ चुके हैं। संयुक्त के बाद अगली कौन सी पढ़ी थी अपन? प्रेरणार्थक पढ़ी थी। प्रेरणार्थक पढ़ी थी ना। प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है बताओ? हाँ, प्रेरणार्थक कौन सी होती है? जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम करवाए तो क्रिया का रूप कौन सा होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होता है। प्रेरणार्थक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? प्रेरणार्थक दो प्रकार की कौन कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक वो होती है जिसमें कर्ता कार्य में स्वयं शामिल होता है। जब कर्ता कार्य में स्वयं शामिल होता है तो कौन से प्रेरणार्थक? प्रथम प्रेरणार्थक। और जब कर्ता कार्य में शामिल नहीं होता है तो कौन सी प्रेरणार्थक? द्वितीय प्रेरणार्थक, है ना। मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं। मैंने बोला कि हाँ, ये किसका उदाहरण है? पूर्वकालिक का उदाहरण है। पूर्वकालिक प्रेरणार्थक। ये वाला उदाहरण किसका है बताओ? बनवाती है। किसका उदाहरण है? द्वितीय। माँ जब वो खुद शामिल नहीं है, पुत्री से काम करवाया जा रहा है ना। अब ये हो गया, माँ ने पुत्री को दौड़ाया। माँ ने पुत्री को दौड़ाया किस में आएगा? प्रथम प्रेरणार्थक। दौड़ाया का मतलब कैसे दौड़ाया? मैदान में दौड़ा के, दौड़ बेटा, दौड़ लगा सुबह सुबह जल्दी उठ के, है ना, ऐसे दौड़ा दिया, ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद देखिए, जब स्वयं शामिल नहीं होता है कर्ता तो प्रथम प्रेरणार्थक, और जब स्वयं शामिल होता है तो स्वयं शामिल होता है तो कौन सी होती है? स्वयं शामिल हो तो कौन सी होती है तो प्रथम, और ना हो तो द्वितीय, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है? जब दो क्रियाएं हो रही हो और उन दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया पहले हो रही हो और एक क्रिया बाद में हो रही हो तो पहले होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? पहले होने वाली क्रिया को क्या बोलते हैं? प्रथम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। और जो बाद में होती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? तात्कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। बाद में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तात्कालिक क्रिया। ये जो तात्कालिक क्रिया है इसका एक और नाम भी होता है, वो नाम आपको याद रखना है। दूसरे वाला नाम आपको याद रखना है, वो वाला नाम ध्यान कर लो। वाक्य के अंदर जो तात्कालिक क्रिया होती है वो मुख्य क्रिया होती है। तात्कालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है, ठीक है। तात्कालिक क्रिया ही क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। ध्यान कर लेना, जब दो क्रियाएं है ना तो दोनों क्रियाओं में से एक क्रिया तो मुख्य क्रिया रहेगी निश्चित रूप से। भाई दो क्रियाएं हो रही है तो एक क्रिया तो मुख्य क्रिया रहेगी, है ना। अब इनमें जब दो क्रियाएं हो रही है तो मुख्य क्रिया कौन सी बनेगी बताओ? जो तात्कालिक क्रिया होती है ना वो मुख्य क्रिया होती है, यानी जो बाद में हो रही है ना वो कौन सी क्रिया होती है? वो मुख्य क्रिया होती है। यहां पे देखिए, सिपाही को देखते ही भाग गया, इसमें देखते ही पूर्वकालिक है और मुख्य क्रिया कौन सी है बताओ? मुख्य क्रिया कौन सी है? भाग गया। भाग गया इसमें किस में आएगा? मुख्य क्रिया में आएगा। चलो उसके बाद देखते हैं आगे। यह है पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत कुछ विशेष बातें जो हमने पढ़ी। पूर्वकालिक क्रिया में मुख्य क्रिया कौन सी होती है और दूसरे वाली क्रिया कौन सी होती है पूर्वकालिक क्रिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्रिया का एक और रूप पढ़ते हैं अपन, ठीक है। वो देखो, क्रिया का रूप लिख लो। कौन सा रूप है?
नोट कर लो, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया की परिभाषा लिख लो। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में प्रत्यय, विशेष रूप से कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? ना का प्रयोग होने से, बनी क्रिया किसके अंतर्गत आती है? कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कहलाती है। यानी नाम धातु क्रिया किन से बनती है बताओ? नाम धातु क्रिया किन से बनती है? नाम धातु क्रिया बनती है संज्ञा से, नाम धातु क्रिया बनती है सर्वनाम से, नाम धातु क्रिया बनती है विशेषण से। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है संज्ञा सर्वनाम व विशेषण से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, कुछ एक उदाहरण देख लो इसके। एक संज्ञा शब्द लेते हैं, जैसे मैंने एक संज्ञा शब्द लिखा बात। बात संज्ञा शब्द होता है क्या? बात संज्ञा होती है क्या? है कौन सी संज्ञा? बात। बात दिखती है क्या अपने को? बात को छू सकते हैं क्या? छू सकते हैं। बात किसी चीज का नाम है? बिल्कुल नाम है। बात किसी चीज का नाम है? बिल्कुल है। चीज का नाम है तो संज्ञा है? बिल्कुल है संज्ञा। लेकिन जिस चीज का नाम है वो दिखती नहीं है, बिना दिखने वाली चीज का नाम है। और बिना दिखने वाली चीज का नाम किसके अंतर्गत आता है? नाम धातु। ये कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो बात किस में आएगा? बात भाववाचक संज्ञा में आएगा। बात से बनने वाली क्रिया है ना, उसके बाद में हम आप क्यों बतिया रहे हो? बतियाना। ठीक है, बतियाना किससे बना हुआ शब्द है? बात से बना हुआ है। ठीक है, हाँ, और भी बहुत सारे शब्द मिलते हैं। चलो एक और संज्ञा शब्द ले लेते हैं। एक संज्ञा शब्द लात। लात है ना, लात संज्ञा होती है क्या नहीं होती है? बताओ, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, कौन सी संज्ञा है ये? लात। अरे लात तो दिखती है, लात के हाथ भी लगा सकते हैं, बड़े पकड़ सकते हैं लात को। तो ये कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? लात जातिवाचक संज्ञा है, अंगों के नाम जातिवाचक संज्ञा में। अब लात, लात से लताड़ना। ठीक है, डांट मारना किसी को लताड़ना बोलते हैं ना। हाँ, माँ ने बेटे को खूब लताड़ा। ठीक है, लताड़ा मतलब उसको खरी खोटी सुनाई, लताड़ना। ये लताड़ना किस प्रकार की क्रिया है बताओ? नाम धातु क्रिया है। बतियाना किस प्रकार की क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। ठीक है, हाथ है और हाथ से एक क्रिया शब्द बन गया है, कौन सा? हथियाना। ठीक है, सुरेश ने मुकेश का मकान हथिया लिया। जबरदस्ती कब्जा कर लेना हथिया लेना होता है ना। तो ये हथियाना जो नाम है ये किस में आएगा? कौन से वाली क्रिया है हथियाना बताओ? प्रयोग और संरचना के आधार पर हथियाना किस प्रकार की क्रिया है? प्रयोग और संरचना के आधार पर हथियाना जो है वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। चलो अपन एक सर्वनाम शब्द ले लेते हैं।
ठीक है। सर्वनाम शब्द, एक सर्वनाम लेते हैं, मैंने एक सर्वनाम शब्द लिखा अपना। अपना सर्वनाम है, अपना से अपनाना बन गया, अपना से क्या बन गया? अपनाना। ठीक है। राम ने सीता को अपना लिया, स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लेने को अपनाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपनाना बोलते हैं। तो ये अपनाना अपना से बना हुआ है। अपना अपने आप में क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम से बना हुआ क्रिया शब्द है, इसलिए किस में आएगा बताओ? सर्वनाम से बना हुआ क्रिया शब्द है तो किस में आएगा? नाम धातु क्रिया में। नाम धातु क्रिया किससे बनती है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। ठीक है। एक विशेषण शब्द लेते हैं। एक विशेषण शब्द मैंने लिया गरम। विशेषण शब्द, इधर ध्यान दे लो भाई, बातचीत नहीं। विशेषण क्या है? गरम। विशेषण शब्द क्या है? गरम है ना। और गरम शब्द से एक क्रिया शब्द बनता है गरमाना। गरम शब्द से क्या बनता है? गरमाना। ठीक है। बात बात पर क्यों गरमा रहे हो? गरमाना गुस्सा करना है ना, ये क्रिया है गरमाना। और ये गरमाना किससे बना हुआ है बताओ? गरम से बना हुआ है। और गरम क्या है? अपने आप में विशेषण है। तो ये विशेषण से बनी हुई क्रिया है। ये किससे बनी हुई क्रिया है? गरमाना विशेषण से बनी हुई है। और विशेषण से बनी हुई क्रिया किसके अंतर्गत आएगी? विशेषण से बनने वाली क्रिया किसके अंतर्गत आती है? नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। समझ में आई बात? क्या आपसे पूछा जा सकता है नाम धातु क्रियाएं निम्नलिखित में से किससे नहीं बनती? सवाल कैसा आता है? देखो बिल्कुल इजी प्रश्न आ जाता है, कई बार बिल्कुल आसान प्रश्न आ जाता है, परिभाषा में से पूछ लेता है। इस बार जो बीएसटीसी वाला, ये पीटीटी वाला पेपर हुआ, उसमें एक प्रश्न आया जिसमें लिखा हुआ मिला था, प्रश्न आया था अविकारी शब्द होते हैं। प्रश्न क्या था? अविकारी शब्द होते हैं। उसके बाद में नीचे पहला ऑप्शन था अव्यय। पहला ऑप्शन क्या था? अव्यय। दूसरा ऑप्शन था विशेषण। तीसरा ऑप्शन था लिंग। और चौथा ऑप्शन था वचन। पहला विकल्प क्या था उसका? अव्यय। दूसरा क्या था? विशेषण। तीसरा क्या था? लिंग। और चौथा क्या था? वचन। अब आप मेरे को ये बताओ कि अव्यय शब्द इनमें से किस में आएगा बताओ? ये अविकारी शब्द किस में आएगा? अविकारी शब्द क्या होते हैं? क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अविकारी शब्दों का दूसरा नाम अव्यय होता है। तो उसने सीधा पूछ लिया अविकारी शब्द होते हैं और नीचे उसका दूसरा नाम लिख दिया अव्यय। तो अविकारी क्या होते हैं? अव्यय ही होते हैं। पहला विकल्प ही सही था। अब बाद में ढूंढ, अरे सर जी लिंग अविकारी वह के है, वचन अविकारी वह के, अरे परिवर्तन हो रहा है तो विकारी है, परिवर्तन हो रहा है तो विकारी है, और परिवर्तन नहीं हो रहा है तो अविकारी है ना। लेकिन उसमें परिभाषा में इसी सवाल पूछा गया था अविकारी शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। ये उसका उत्तर था। वैसे ही इसमें दे लो, इसमें आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा? ये पूछेगा निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया किस से नहीं बनती? निम्नलिखित में से नाम धातु क्रिया किस से नहीं बनती? उसके बाद में नीचे ऑप्शन देगा और ऑप्शन ये दे देगा संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से। अब बताओ नाम धातु किससे नहीं बनती? बताओ नाम धातु किससे नहीं बनती? क्रिया से नहीं बनती, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। नाम धातु संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है लेकिन क्रिया से नहीं बनती। ठीक है। यह बात समझ में आ गई क्या नाम धातु क्रिया के बारे में? नाम धातु क्रिया समझ में आ गई भाई? है कोई दिक्कत है क्या नाम धातु में? दिक्कत है किसी को? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान बात है नाम धातु। चलो अगली क्रिया हम पढ़ते हैं। नाम धातु के बाद आगे की क्रिया। आगे की क्रिया है कृदंत क्रिया। आगे की क्रिया कौन सी है? आगे की क्रिया है कृदंत क्रिया। ठीक है। हाँ, कृदंत क्रिया की परिभाषा मैं बता देता हूं, लिख लो आप। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं, यानी ये क्रिया शब्दों से ही बनती है। क्रिया शब्द होते हैं ना, उसका क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं बताओ? क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। तो ये धातु शब्दों के अंत में
प्रत्यय जोड़ा जाता है और प्रत्यय जोड़ने से ये क्रियाएं बनती है। तो क्रियाएं यानी धातु शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। यह कृदंत क्रियाएं कैसे बनती है आपको मैं बता चुका हूं पहले, है ना। किसके अंत में क्या जोड़ते हैं? धातु शब्दों के अंत में जोड़ते हैं, है ना। धातु शब्द कैसे होते हैं? जैसे एक धातु शब्द मैं लेता हूं, यहां पे कोई एक धातु ले लूं, है ना। एक धातु ले लेता हूं मैं, उदाहरण एक धातु मैंने लिया लिख। ये धातु शब्द है। लिख धातु से कौन कौन से शब्द बनते हैं? लिखना, ठीक है, लिखता, लिख कर, ठीक है, लिखा, लिखे, लिखी। अलग अलग प्रत्यय जोड़ने से अलग अलग शब्द बन रहे हैं। ये सारे के सारे किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आएगा? कृदंत क्रिया के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय जुड़े हुए हैं। इसमें ना प्रत्यय जुड़ा हुआ, इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ, इसमें कर जुड़ा हुआ, इसमें ई प्रत्यय, इसमें ए प्रत्यय, इसमें आ प्रत्यय, ठीक है। ऐसे जोड़ने से इसमें ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है लिखता में, इसमें आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप यानी धातु के अंत में, किसके अंत में जुड़ा हुआ है? धातु के अंत में। धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं भाई? कौन सी क्रिया के अंतर्गत आते हैं? वो हैं लिखना के बाद और क्रिया शब्द ले लो। गा धातु ले ली, गाया, गाकर, ठीक है। इस किसी के जैसे गाता, ठीक है, गाती, गाते, ये सारे नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे, है ना। यानी कुल मिलाकर के ये क्रिया शब्द होते हैं और उसके अंत में लिंग और वचन के कारण इसका परिवर्तन होता रहता है। एक वचन है तो लिखता और बहुवचन है तो लिखते, ठीक है। स्त्रीलिंग है तो लिखती। तो लिंग और वचन के कारण धातु रूप के अंदर जो अलग अलग प्रत्यय जोड़ के परिवर्तन करते हैं वो सारे के सारे रूप किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत आते हैं? कृदंत क्रिया के अंतर्गत आते हैं। याद रहेगी बात? क्या याद रहेगी? धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनी क्रियाएं, धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कृदंत क्रिया कहलाती है। धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रियाएं क्या कहलाती है? कृदंत क्रियाएं। चलो अब आप मेरे को ये बताओ, कृदंत क्रिया में और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है? कृदंत क्रिया में और नाम धातु क्रिया में क्या अंतर है? हाँ खड़ी हो जा, देखना नहीं है, बिना देखे बताना है। खड़ी हो पहले, यही नहीं, बैठे बैठे नहीं बताना होता, तुरंत खड़े हो जाना। बोल, बोल नाम धातु में क्या होता है? बोल, नाम धातु में क्या होता है? सर जी नाम धातु में नाम होता है? नाम ही तो होता है, संज्ञा नाम ही होता है। बोल, संज्ञा सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आगे। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाले क्रियाएं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं किसमें आती है? नाम धातु क्रिया में आती है। और धातु रूप के अंत में प्रत्यय जोड़ने से बनने वाली क्रियाएं किसमें आती है? किसमें आती है? कृदंत क्रिया में आती है, ठीक है। याद रह जाएगी बात। अब उसके बाद एक क्रिया शब्द एक दो और रहे हैं, वो और नोट करवा देता हूं आपको मैं, ठीक है। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के एक दो भेद और है, वो मैं और करवा देता हूं। इसके बाद देखो क्रिया का अगला रूप है, नोट कर लो,
क्रिया का अगला रूप कौन सा है? सहायक क्रिया। ठीक है, प्रयोग और संरचना के आधार पर अपने क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, और प्रयोग और संरचना के आधार पर अगला क्रिया का भेद कौन सा है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? देखिए, सहायक क्रिया, क्रिया की सहायक होती है, मुख्य क्रिया की सहायक होती है, ध्यान कर लेना। ठीक है, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम क्या होता है? क्रिया के काल निर्धारण में सहायक, क्रिया के काल निर्धारण में सहायक शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया के काल निर्धारण में सहायक शब्दों को सहायक क्रिया कहते हैं। अंग्रेजी पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी, चलो अच्छी बात है ना। अंग्रेजी में जिसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, क्रिया शब्दों के साथ मिलकर उसके काल निर्धारण में सहायता करते हैं। ठीक है, उदाहरण लेते हैं इसका एक। क्या समस्या है? माँ की बात कर लें, आज कल से माँ की बात ही कर रहे हैं। माँ रोजाना मंदिर जाती है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? कर्ता कौन है? माँ है। कर्ता कौन है? माँ है। उसके बाद माँ कौन सा काम करती है? जाती है। ठीक है, माँ जाती है, मंदिर जाती है। माँ कहाँ जाती है? मंदिर जाती है। चलो ठीक है, जाती, ये जाती तो ठीक है, लेकिन अब एक विशेष बात है कि उसमें काल का पता लगाने वाला शब्द कौन सा है? काल का पता लगाने वाला शब्द कौन सा है? ये है से पता चल रहा है कि वो वर्तमान काल की बात है से पता चल रहा है कि वो कौन से काल की बात है? वर्तमान काल की बात। तो ये काल निर्धारण में सहायक शब्द है, और यही किसके अंतर्गत आएगा? यही किसके अंतर्गत आएगा? सहायक क्रिया के अंतर्गत आएगा। इसमें है क्या है? सहायक क्रिया के अंतर्गत। अगर है ना लिख करके यहां पे कुछ और लिख देते, जैसे मान लो है ना लिख करके यहां पे थी लिखा जाता, इसका मतलब कौन सा काल हो जाता? मां रोजाना मंदिर जाती थी, कौन सा काल हो जाता? भूतकाल की बात हो जाती। तो ये है, थी, होगा, ठीक है, रही थी, रही है, रहे हैं, चुकी है, गया है, ये जो है, था और ये नाम आ रहे हैं ना लास्ट में, ये सारे नाम किसके अंतर्गत आएंगे? ये सारे के सारे नाम सहायक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये सारे नाम किस में आएंगे भी? सहायक क्रिया में आएंगे। सहायक क्रिया। कई बार क्या होता है, विशेष बात नोट कर लो, विशेष बात यह है, कई बार वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। वाक्य में केवल सहायक क्रिया का प्रयोग होने पर उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं। उसे कौन सी क्रिया कह देते हैं भी? अपूर्ण क्रिया कह देते हैं। ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि केवल सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, मुख्य क्रिया का प्रयोग होता ही नहीं है। कई बार कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें मुख्य क्रिया का प्रयोग
होता ही नहीं है, और जब वाक्य में मुख्य क्रिया का प्रयोग ही ना किया जाए तो वहां पर उसे कौन से वाली क्रिया बोल देते हैं भाई? अपूर्ण क्रिया। कोई एक उदाहरण बताओगे क्या जिसमें मुख्य क्रिया नहीं आ रही? बताओ उदाहरण। लिख लो, मैं लिखवा देता। उदाहरण तो मेरे को याद रहते हैं, आपको नहीं रहते। अपूर्ण क्रिया का उदाहरण लिख लो। सुलेखा होशियार है, इसमें कोई क्रिया शब्द आया है क्या? मनोज, इसमें कोई क्रिया शब्द आया है क्या? वो काम हो रहा है क्या इसमें? काम तो हो ही नहीं रहा। सुलेखा की विशेषता बताइए कि वो कैसी है? होशियार है। क्रिया तो हो ही नहीं रही इसमें, क्रिया नहीं हो रही ना, इसमें क्रिया है ही नहीं। और जब क्रिया होती नहीं है तब वहां पर जो क्रिया का रूप माना जाता है केवल सहायक क्रिया होती है, तो उस क्रिया को किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत गिनते हैं भाई? किस प्रकार की क्रिया के अंतर्गत गिनते हैं? अपूर्ण क्रिया के अंतर्गत गिनते हैं। यहां पर क्रिया का रूप कौन सा है? अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, क्रिया का रूप कौन सा है? अपूर्ण क्रिया है। याद रह जाएगी बात। क्या प्रश्न कैसा पूछा जा सकता है? प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि प्रयोग और संरचना के आधार पर किस वाक्य में अपूर्ण क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर नीचे 4 वाक्य देगा, ठीक है, और चारों वाक्यों में से 3 वाक्य तो ऐसे देगा जिसमें ऐसे वाली क्रिया आएगी, जाती है, आती है, खाती है, पीती है, ऐसे नाम आएंगे क्रियाओं के, और एक वाक्य ऐसे आएगा जिसमें क्रिया का नाम नहीं आएगा, कोई ना कोई और नाम आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वह बहुत लालची है। ठीक है, बताओ इसमें क्रिया का प्रयोग हुआ है क्या? नहीं हो रहा। क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा तो किस प्रकार की क्रिया है? अपूर्ण क्रिया है। ठीक है, क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा मुख्य क्रिया का, तो किस प्रकार की क्रिया है वो? अपूर्ण क्रिया। इसमें लास्ट वाले वाक्य में अपूर्ण क्रिया ध्यान कर लेना। और ऊपर वाली क्रिया के काल में सहायक शब्दों को क्या बोलते हैं? काल निर्धारण में सहायक शब्दों को क्या बोलते हैं भाई? सहायक क्रिया कहते हैं। चलो इसका एक और प्रकार लास्ट है, वो अपन पढ़ लेते हैं। उसके बाद प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद हो जाएंगे पूरे। ठीक है, मैं पढ़ाने के बाद में पूछने वाला हूं, सारे बच्चों से सवाल पूछूंगा। ठीक है ना, जिसको नहीं आएगा ना फिर मैं उसको डांटूंगा भयंकर तरीके से। लिख लो, पढ़ता हूं जिदोर वह, तो बहुत मुश्किल बात है भाई, पढ़ने में जिदोर नहीं करना। कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ठीक है, सामान्य क्रिया के बारे में लिख लो। क्या चक्कर है रही, बार बार ऐसे क्यों होता है? अब नहीं होगा। जब वाक्य में एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग वाक्य के अंत में किया गया हो वहां सामान्य क्रिया मानी जाती है। एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है और वो वाक्य के अंत में किया जाता है, भी उसके बाद में किसी सहायक क्रिया वाले शब्द का प्रयोग नहीं होता है। अकेला एक ही शब्द आ रहा है क्रिया शब्द, और वो वाक्य के अंत में आ रहा है। ठीक है,
उदाहरण इसका लिख लो, वह दिन भर खूब सोया। सुरेश शहर से आया। क्रिया शब्द का प्रयोग लास्ट में हो रहा है ना, इसके बाद में कोई सहायक क्रिया का प्रयोग हो रहा है क्या? तो काल वाले शब्द का नाम आ रहा है क्या? काल निर्धारण का, आया था, आया है, सोया, रहेगा, सोया होगा, कोई काल वाला नाम आ रहा है क्या लास्ट में? नहीं आ रहा ना, केवल क्रिया शब्द का प्रयोग लास्ट में हो रहा है। तो यहाँ क्रिया का रूप कौन सा माना जाएगा? अभी सामान्य क्रिया माना जाएगा। ध्यान कर लेना, सामान्य क्रिया में क्या होता है, वाक्य में एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है और वो वाक्य के अंत में किया जाता है, और उसके बाद में कोई काल निर्धारण वाले यानी सहायक क्रिया शब्दों का प्रयोग लास्ट में नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्रिया शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? प्रयोग और संरचना के आधार पर किस में आते हैं? सामान्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये है भाई कुल मिलाकर के अपन पढ़ चुके हैं किसके बारे में? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेदों के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद? 8 भेद अपन पढ़ चुके हैं। 8 भेद है ना। 8 भेदों के नाम आपको याद है क्या? 8 भेदों के नाम, प्रयोग और संरचना के आधार पर कौन सी क्रिया? सामान्य क्रिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। उसके बाद में अगली क्रिया कौन सी? सजातीय क्रिया। ठीक है, उसके बाद में अगली कौन सी? अगली कौन सी? सहायक क्रिया। ठीक है, अगली कौन सी? प्रेरणार्थक क्रिया। अगली कौन सी? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अगली कौन सी? नाम धातु क्रिया। अगली कौन सी? नाम धातु क्रिया। और फिर उसके बाद में अगली कौन सी? कृदंत क्रिया। ठीक है, इस प्रकार आप मेरे को यह बताओ कि प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, 8 भेद हो गए। सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया एक बार और रिपीट कर दो फटाफट सामान्य क्रिया के बारे में। एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है। इसकी विशेषता क्या है? एक ही क्रिया शब्द का प्रयोग होता है और वाक्य के अंत में एक ही क्रिया शब्द कहाँ आता है? वाक्य के अंत में आता है। ठीक है, संयुक्त क्रिया कौन सी होती है बता दो? है कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग होता है? 2 क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कितने क्रिया शब्दों का प्रयोग? 2 क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और काम कितने हो रहे हैं? काम कितने हो रहे हैं? एक ही काम हो रहा होता है। एक ही काम के लिए 2 क्रिया शब्दों का प्रयोग। सजातीय क्रिया कौन सी होती है? क्रिया व कर्म एक ही धातु के होते हैं। इसमें क्या होता है? क्रिया व कर्म एक ही धातु के होते हैं। कोई एक उदाहरण बताएगा इसका? है लेख लिखा, पढ़ाई पढ़ी, चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, है हाँ रोना रोया आएगा इसमें। ठीक है, हाँ धोना धोया। सहायक क्रिया कौन सी होती है? हाँ काल निर्धारण में सहायक। ये क्या होती है? काल निर्धारण में सहायक होती है। ठीक है, उसके बाद और क्या नाम आएगा बताओ? प्रेरणार्थक है, किसी अन्य से काम करवाया जाता है। प्रेरणार्थक में क्या होता है? किसी अन्य से काम करवाया जाता है। किसी अन्य से काम करवाया जाता है इसमें। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया में। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? पहले संपन्न होने वाली क्रिया। 2 क्रियाओं में से कौन से वाली क्रिया? पहले संपन्न होने वाली क्रिया।
दो क्रियाओं में से पहले संपन्न होने वाली क्रिया किसके अंतर्गत आएगी? पूर्वकालिक क्रिया में आएगी। नाम धातु क्रिया किसके किसके अंत में जुड़ता है? संज्ञा, संज्ञा के बाद सर्वनाम, सर्वनाम के बाद विशेषण। इन शब्दों के अंत में क्या जुड़ता है? कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ जाता है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के बाद प्रत्यय जुड़ने से बनने वाली क्रिया किसमें आएगी? नाम धातु क्रिया में आएंगी। और कृदंत क्रिया क्या होती है? क्रिया के धातु रूप के अंत में क्या जुड़ जाता है? कोई ना कोई प्रत्यय जुड़ जाता है। क्रिया के धातु रूप के अंत में प्रत्यय जुड़ने से बनने वाली क्रिया किसके अंतर्गत आती है भाई? किसके अंतर्गत आती है? कृदंत क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये है भाई अपनी कौन से वाली हो गई है? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद। एक पेज के अंदर इतना याद रख लोगे तो ही आपका लगभग पर्याप्त हो जाएगा ना। विस्तार से वहां पढ़ लेना, आगे इतना और पढ़ लेना। कल अपन पढ़ने वाले हैं काल के आधार पर क्रिया के भेद। कल अपन क्या पढ़ेंगे? काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, ये दो प्रकार से अपन पढ़ चुके हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है भाई, भारत माता की जय। ना आज इतनी क्लास है। ठीक है, 3 बज गए क्या? 3 बजे तक।